हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये है क्या, ये मैं आपको बता दूं। इसमें है क्या, इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम आता है जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। एक का नाम है जॉर्ज बीडल और दूसरे का नाम है एडवर्ड टेटम। ठीक है, इन्हें हम नॉर्मली बीडल और टेटम के नाम से भी याद रख सकते हैं, और आपको अगर पूरा नाम याद रखना है तो आप पूरा नाम भी याद रख सकते हैं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पना दी थी, और इसके अनुसार क्या था कि एक एंजाइम को बनाने के लिए, यानी कि एक एंजाइम बच्चों आपको पता होना चाहिए, एंजाइम भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। जैसे हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली अगर हम कहें कि एंजाइम्स क्या है, तो एंजाइम्स क्या है, ये एक तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की को गतिवान बनाते हैं, कि गति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इस परिकल्पना में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए, संश्लेषण मतलब निर्माण के लिए, सिर्फ एक जीन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये परिकल्पना किन्होंने दी, यानी कि वैज्ञानिकों का नाम बताइए, या फिर पूछा जाता है कि ये है क्या। ठीक है, तो आप लिखते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टेटम ने दी थी ये परिकल्पना, इस परिकल्पना के अनुसार क्या था, इस परिकल्पना के अनुसार आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रेसा नामक कवक पर अपने प्रयोग किए तथा यह बताया कि, इसकी के बाद मैं ऊपर लिखूंगी, तथा यह बताया कि एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए, एक जीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो न्यूरोस्पोरा क्रेसा क्या था, ये एक कवक है जिसके ऊपर इन्होंने वैज्ञानिकों ने, बीडल और टेटम नामक वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया, तथा उसके बाद यह बात उन्होंने निष्कर्ष के तौर पे निकाली कि एक एंजाइम के निर्माण के लिए एक ही जीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस परिकल्पना का नाम भी है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे कहते हैं मानव जीनोम परियोजना। जिसे कहते हैं मानव जीनोम परियोजना, इंग्लिश में कहते हैं इसे
HGP या फिर पूरा नाम है इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में हम लिखते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, ये क्या है बच्चों, सन 1990 में मनुष्य के जीनोम में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम को पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई, जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा, फिलहाल जस्ट आपने उतार लो पहले इसे। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है बेटा, सन 1990 में था क्या, मनुष्य के जीनोम में उपस्थित, जीनोम क्या होता है आपको पता है कि जीन का जो संग्रह होता है। आपको ये चीज़ पता है कि डीएनए और जीन में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है। जीन जो होता है बच्चों वो डीएनए की एक इकाई है। क्या है, डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है, जीन। ठीक है, और डीएनए कहाँ पर उपस्थित है आपको पता है, क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम को हम कहते हैं गुणसूत्र। तो सन 1990 में क्या हुआ, मनुष्य के जीनोम में जितने भी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन के अनुक्रमों को पता लगाना, यानी कि उनका सीक्वेंस पता लगाना कि वो कैसे अरेंज है, AGCT, सॉरी यू नहीं होगा, RNA में होता है यू, CGA, इस तरीके से ये सीक्वेंस कैसा है, किस हिसाब से, ये कौन से क्रम में ये नाइट्रोजन क्षारक व्यवस्थित है, इसी का पता लगाया। तो इसके लिए एक योजना की शुरुआत हुई जिसका नाम क्या था, मानव जीनोम परियोजना नाम रखा गया। अब इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने अपना योगदान दिया था। यानी कि ये जो दो वो थे, बड़ी कह सकते हैं कि एक तरीके के केंद्र जो कि हेल्प करते थे ये पता लगाने में कि जो मनुष्य के भीतर जो गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों पर जो डीएनए है, उन डीएनए में जो जीन है, उन जीन में किस तरीके से नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित रहते हैं क्रम में। तो इसके लिए आपको ये चीज़ और पता होनी चाहिए कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग जिसे कहते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, ने अपना योगदान दिया। यानी इस परियोजना में जो दो मेन संस्थाएं थी जिन्होंने इस
का स्टडी किया कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक हैं वो किस हिसाब से अरेंज है, किस हिसाब से व्यवस्थित हैं, वो कौन सी दो कंपनियां थी या तो कौन सी वो संस्थान थी, ये थी। एक का नाम है अमेरिकी ऊर्जा विभाग, इंग्लिश में कहते हैं उसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और दूसरी का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है NIH। तो इन दोनों ने अपना योगदान दिया किसके स्टडी में, मानव जीनोम को पढ़ने में। कौन सी परियोजना के अंतर्गत, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके ऊपर जो बच्चों क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रश्न इस तरीके से आता है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी का एक दूसरा पार्ट बना दिया जाएगा कि इसका क्या लक्ष्य था, यानी कि इसका क्या लक्ष्य या कह सकते हैं उद्देश्य। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। मानव जीनोम परियोजना से संबंधित ही एक ही प्रश्न है कि ये क्या है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था इस परियोजना का, इस परियोजना की विशेषताएं क्या थी, और साथ में इसका क्या लाभ या फिर उपयोग, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी NCERT की किताब में समझाया गया है। तो मैं चाहती हूँ आप अपनी NCERT में देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, NCERT में आपको पढ़ना है ये सारी चीज़, मैं समझा दूँगी आपको। NCERT में पेज नंबर 129 से लेकर पूरा है आपका पेज नंबर 132 तक बहुत अच्छे से समझाया गया है, पॉइंट्स में दिया गया है, कैसे दिया गया है कि मानव जीनोम के लक्ष्य क्या है। HGP शॉर्टकट में लिखा हुआ है पेज नंबर 129 पेज में लास्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको किताब में दिखा रही हूँ, ये लास्ट में दिया गया है। तो इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे आप, मैं लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि लिखवाऊंगी तो यही पॉइंट्स लिखवाऊंगी और वो आपकी किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 131 में यहाँ पर विशेषताएँ दी हुई हैं 6.9.1 में। तो ये आप इनमें से जितनी आपको 5-6 याद रहें वो आप लिखेंगे, समझा मैं अभी दूंगी। उसके बाद यहाँ पर उपयोग एवं भविष्य में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है इससे संबंध, वो भी दी गई है। तो पेज नंबर 132 तक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी NCERT में ये समझाई गई है बातें, ठीक है। मैं थोड़ा सा और समझा दूँ इसको, लेकिन आप लिख वहाँ से लेना, लिखने में टाइम जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ लिखवाऊँगी और वही चीज़ आपकी किताब में दी हुई है, ठीक है। तो अगर इसकी हम लक्ष्य की बात करें बच्चों की, इस मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि इसमें ये पता चला, मेन उद्देश्य कि DNA में कितने जीन पाए जाते हैं अगर मनुष्य की बात करें तो, ठीक है। साथ में ये बात पता चली कि आंकड़ों को किस हिसाब से हम कंप्यूटर में, जैसे मान लो कि ये मनुष्य है कोई, ठीक है, ये उसकी कोशिका है, ठीक है। कोशिका के अंदर आपको पता है क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में आपको पता है क्या चीज़ पाई जाती है, DNA पाई जाती है। अब DNA पर क्या चीज़ अरेंज है, नाइट्रोजन क्षारक क्रम में व्यवस्थित है। अब इन क्रमों को किस में स्टोर करके रख दिया गया, कंप्यूटर में। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी कहाँ पर स्टोर करके रख दी गई, इकट्ठी करके रख दी गई, कंप्यूटर में। ये चित्र के द्वारा भी आपकी NCERT में दिया हुआ है पेज नंबर 131 में, ठीक है। चित्र 6.15 अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ इसमें समझाई गई है। तो आपके इसमें लक्ष्य दिए गए हैं क से लेकर ड तक, वो आप समझेंगे। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है विशेषताएं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताओं में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मानव जीनोम में लगभग 3164.7 यानी कि 3164.7 करोड़ क्या चीज़ है, क्षार युग्म मिलते हैं। ये भी पॉइंट दिया हुआ है आपकी NCERT की किताब में, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया कि प्रत्येक जीन में
बात की गई कि मानव जीनोम में, कि मानव के शरीर में जितने भी जीन हैं उनमें जो नाइट्रोजन क्षार है वो इतने करोड़ है लगभग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये संख्या निश्चित है, ये लगभग बताई गई है। कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ पता लगाई, इसकी क्या विशेषता है कि प्रत्येक जीन में लगभग 3000 क्षार स्थित है। प्रत्येक जीन में लगभग कितने हैं, 3000 क्षार उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। जीन की जो संख्या है, जो पहले लगभग 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम थी, वो अभी कितनी पाई गई है। जीन की जो संख्या है मानव शरीर में वो कितनी है, 30,000। जीन की जो संख्या पाई गई मानव शरीर में वो कितनी पाई गई, 30,000। तो ये सब आपको संख्याएं याद रखनी है। उसके बाद जो चीज़ पाई गई, खोजी गई 50% से अधिक जीन के कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। 2% से कम जीनोम जो थे वो प्रोटीन का कूट लेखन करते थे। मानव डीएनए के बहुत बड़े भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म आया है यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे विशेषताओं में, वो है पुनरावृत्ति अनुक्रम। तो ये सारे बच्चे के आपके पॉइंट्स हैं, क से लेकर पूरा आपका झ तक, वो आप अपनी किताब से याद करेंगे, अपनी कॉपी में अपने नोट्स भी बना के रखेंगे। एक टर्म आएगा इसमें, पुनरावृत्ति अनुक्रम। ये क्या है मैं आपको बता दूं, पुनरावृत्ति अनुक्रम, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, दोहराना। जैसे नाइट्रोजन क्षारकों का अगर मान लो डीएनए में जो अनुक्रम है वो इस हिसाब से AGCT AG, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो ये सीक्वेंस हो गया, ये क्रम हो गया, उसके बाद दोबारा से AGCT AGT, इसी तरीके से दोबारा भी यही चीज़ रिपीट होती रहेगी, यानी कि एक क्रम ये, दूसरा क्रम ये, तीसरा चौथा, इस हिसाब से ये क्रम बार बार दोहराया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति अनुक्रम। क्या नाम देते हैं इसे, पुनरावृत्ति अनुक्रम या फिर पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं। कि एक क्रम का दोबारा से दोहराना, यानी कि बार बार आना। ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम यही है, AGCT AGT, दोबारा से वही शुरू हो गया क्रम। ठीक है, तो इसे कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। अब मानव जीनोम परियोजना में मैंने एक चीज़ आपको ये भी कही कि लक्ष्य आपको ध्यान रखना है कि इसका लक्ष्य क्या था परियोजना का, आपको विशेषताएं भी याद रखनी है। अगली जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है महत्व और उपयोग। चाहे तो आप बच्चे लोग ये नोट कर लेंगे कि किताब में आपका ये पैराग्राफ के रूप में दिया है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। इसको जब मानव जीनोम परियोजना को पढ़ा तो इसे पढ़ने से क्या जानकारी मिली, तो वो ये जानकारी मिली कि जैविक तंत्र को समझना, जैविक तंत्र को समझना सरल। ठीक है, जैविक तंत्र को समझना जो वो सरल हो गया। ये मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा रही हूँ, आप चाहे तो उन्हें पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। जीन चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ, जीन चिकित्सा के क्षेत्र में भी लाभ हुआ। आनुवांशिक विकारों का ज्ञात होना। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट और लिखवाऊंगी, जगह नहीं है यहाँ पर, ऊपर पहले ये समझ लीजिए।
जैविक तंत्र को समझना सरल हो गया, यानी कि जो हमारे मनुष्य का अंदर जो तंत्र सिस्टम है पूरा, यानी कि किस हिसाब से कोशिकाएं अरेंज हैं, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर क्या क्या पाया जाता है, गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र में डीएनए प्रोटीन कैसे मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, डीएनए के भीतर नाइट्रोजन क्षारक, ये सारे किस क्रम में व्यवस्थित हैं, तो ये सभी जानकारी हमें मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हुई। जीन चिकित्सा, ये जीन चिकित्सा वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको अपनी किताब के लास्ट के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिया गया है, वहाँ पे आप समझेंगे जाके कि जीन चिकित्सा क्या है। मेनली बस ये समझिए कि शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है, ठीक है, ऐसा रोग जो कि आनुवांशिक है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए किसी बाहरी जीन को, कृत्रिम जीन को मनुष्य के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है ताकि वो पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं जीन चिकित्सा, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ हुआ है। अनुवांशिक विकार, विकार मतलब कोई बीमारी हो जाना जो कि जन्मजात होती है एक तरीके की, तो वो भी, उसका भी हमें पता लग जाता है, ज्ञात हो जाता है, हमें पता चल गया, तो यानी कि फिर इलाज भी संभव है। तो ये सारी चीज़ हमें मानव जीनोम परियोजना को समझने के बाद हमारे लिए उपयोगी साबित हुई। एक पॉइंट और लिखेंगे इस महत्व में, वो आप ये लिखेंगे, अन्य जीवों के डीएनए अनुक्रमों, अन्य जीवों के डीएनए अनुक्रमों की जानकारी के आधार पर प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, आदि में सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सके। तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये है कि सिर्फ मनुष्य में नहीं, अन्य जीवों के डीएनए अनुक्रम की भी जानकारी प्राप्त की और फिर उस आधार पर उनकी प्राकृतिक क्षमता, यानी कि कोई बाहरी कृत्रिम चीज़ की मदद ना लेके उनके शरीर को ही पढ़ा, उनके शरीर की आंतरिक शक्ति का ज्ञान लिया कि कैसे अगर इनके शरीर में कोई रोग हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम प्राकृतिक तौर पे ठीक कर सकते हैं। अगर किसी में कृषि की पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे प्रदूषण जैसी समस्या आ गई है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी की जानकारी हमें किसके अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुई? मानव जीनोम परियोजना के अध्ययन से प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ। आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है आपको कि मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या थी, और लास्ट में आप लिखेंगे इसके महत्व और उपयोग के बारे में, ये पॉइंट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो पूछ लिया जाता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, यानी जिसे कहते हैं जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कि ये क्या चीज़ है?
जैव सूचना विज्ञान जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, ये है क्या? तो आप लिख लेंगे पहले, जीनोम अध्ययन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग की जैव सूचना विज्ञान जीनोम अध्ययन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। जैव सूचना विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें डीएनए अनुक्रमों की पहचान का कार्य भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये है क्या समझ लीजिए, ये एक शाखा है, ठीक है, जो कि विज्ञान की एक शाखा या कह सकते हैं जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर की मदद से हम जीनोम का अध्ययन करते हैं कि मानव के अंदर जो डीएनए है वो किस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित है। वो सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं, इकट्ठे कर दिए जाते हैं फाइल बना के, फोल्डर बना के, ठीक है, और फिर बाद में हम फ्यूचर में कभी भी वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं या तो जैव सूचना विज्ञान या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जिसे कहते हैं हम हिंदी में डीएनए अंगुली छापी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।